Hello, it's me, long time no see. This is episode 172 of the जिनका सीरीज। मैं हूं आपका होस्ट। जानते ही हैं आप, जब फॉलो कर रहे होंगे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम वैसे सलमान है। आप लोग मुझे डॉक्टर सोलंकी के नाम से जानते हैं। वीव बिन अराउंड दिस मैनी टाइम्स। 150 से ज़्यादा दफ़ा तो हम इसी चैनल पे एपिसोड कर चुके हैं। मेन मुद्दा हमारा हमेशा से रहा है लोगों की कहानियाँ। और कौन सी कहानियाँ? पैरानॉर्मल कहानियाँ, या कुछ ऐसी कहानियाँ जिसके नेचुरल मीन्स के साथ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हमारे चैनल का फोकस हमेशा से इसी पे रहा है, हॉरर पे रहा है, स्टोरीज पे रहा है। कोशिश भी मैंने की है दूसरी किस्म की स्टोरीज, लाइक हार्ट ब्रेक की स्टोरीज करना, लेकिन वो शायद रिस्पॉन्सेस नहीं आए इतने उससे रिलेटेड, तो वो नहीं कर पाए। लेकिन खैर है, लगे रहेंगे, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। बहरहाल ये सारी तो अलग बातें हैं। तो आप लोग कैसे हैं? क्या हो रहा है? सर्दी आ गई फाइनली कराची में, और सर्दियों के साथ साथ आपको पता है रातें भी लंबी हो जाती हैं, नींद भी ज़्यादा आती है और अंधेरा भी ज़्यादा रहता है। लेकिन बहरहाल ये सब तो अपनी जगह है। हम तो यहाँ पे कुछ रिलैक्स करने आते हैं और बातें करने आते हैं, जो कि आप बताते हैं मुझे वाया ईमेल एंड अलग एवेन्यूज़। मुझे रीच आप लोग करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं, ईमेल पे करते हैं, मैसेजेस कमेंट्स भी करते हैं। वैसे फन फैक्ट, मेरा एक फेसबुक पेज भी है जो कि काफ़ी ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन कोई गम नहीं, काम तो चल रहा है। तो बहरहाल गेटिंग डाउन टू बिजनेस, हम पहली स्टोरी जो आपके लिए लाए हैं वो मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की है। और वो बेसिकली ये कहते हैं कि ये उस वक्त की बात है जब ये 8-9 बरस के थे। अब कभी कभी ऐसे होता है ना कि कोई ख्वाब आप देख लेते हैं जो कि आप भूल नहीं पाते, और कभी कभी आप परेशान भी होते हैं, मतलब ये ख्वाब था, हकीकत थी, क्या था, मतलब एक कंफ्यूजन वाला वक्त आ जाता है। और ये मैं समझ सकता हूँ, जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वो चीज़ जो है वो मेमोरी में दूर होती चली जाती है, तो इवेंचुअली वो हकीकत भी होता है, तो वो ख्वाब ही बन जाता है। लेकिन बहरहाल अब ये कहते हैं कि ये 8-9 बरस के थे, और ये उस वक्त का ख्वाब है जो कि हकीकत ख्वाब इनको समझ में नहीं आता अब। गर्मियों के दिन थे और ये अपनी नानी के घर पे थे। उनके यहाँ जो माहौल था वो यही था कि गर्मियों में सब खुले आसमान के नीचे सोया करते थे चारपाइयों पे। अब ये कह रहे हैं कि मैं सो रहा था और अचानक से, मतलब आँख मेरी खुली, वो 3-4 बज रहा होगा। हर तरफ आँखें मतलब इन्हें दौड़ाई। अंधेरा था और बकौल इनके घुप अंधेरा था। कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा था इधर-उधर देखते हुए। लेकिन एक आवाज़ आ रही थी, और वो हँसने की आवाज़ थी, जैसे कोई ख़ातून हँस रही है। ऑब्वियसली इधर-उधर नानी थी, खाला वग़ैरह, इन्हें इधर-उधर देखना शुरू किया कि कौन हँस रहा है। बहरहाल कोई दिखा ही नहीं। अब ये कहते हैं मैंने अपनी आँखें मलना शुरू की, और आँखें मलने के बाद गौर करने मतलब की कोशिश की कि आखिर ये हँसी की कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो इनकी नज़रें आसमान को चली गईं। जब इन्होंने आसमान की तरफ देखा तो उनको कोई औरत, जो कि कह रहे बकौल इनके कि कोई सफ़ेद कपड़ों में थी, वो आसमान में से उड़ती हुई सी, समझ लें आराम-आराम से जाती हुई नज़र आई, और वो हँस रही थी और उसकी हँसी की आवाज़ इन्हें आ रही थी। इनका ये देखना था, ये शदीद डर गए, छोटे भी थे।
ये अपनी जाके खाला को चिमट गए, जिससे वो उठ गईं और मतलब खौफज़दा बहुत ज़्यादा थे। अब उस वक़्त ना कोई आवाज़ थी, ना कुछ दिख रहा था, ना कुछ था। खाला ने पूछा कि क्या हो गया है, मतलब इतने डरे हुए क्यों हो? जिस पे उनका सिर्फ़ ये जवाब फिर उन्होंने दिया कि मुझे बाथरूम जाना था और मुझे अंधेरे से डर लग रहा था, क्योंकि अब कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो ये क्या बताएँ कि क्या चीज़ थी, किससे डरे और क्या हुआ? तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आज भी ये कहते हैं कि ये एक ख्वाब ही है, और क्या पता ये असलियत में हुआ हो, लेकिन ये कहते हैं कि मैं तो शायद इसको ख्वाब ही समझता हूँ तो बेहतर ही रहे। अब इस ख्वाब को लेके आगे बात करते हैं, और हमारी दोस्त नादिया कतर से लिखती हैं और ये बताती हैं कि इनकी जो फैमिली है उसके साथ भी वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ होता रहा है, जिससे कभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिली, समझ नहीं आया, और ख्वाब भी नहीं कह सकते। अब कहती हैं कि पहली कहानी तो ये उस वक़्त की है जब ये पैदा भी नहीं हुई थी। उनकी वालिदा ने इनको बताया कि इनके 2 बड़े भाई हैं। उस वक़्त ये कतर में एक ऐसी जगह रहते थे जो एक मकान था, बेसिकली वो फ्लैट नहीं था, और उस मकान के आगे थोड़ी-सी मतलब ओपन एरिया भी था, जिस तरह पाकिस्तानी मकान होते हैं वैसे। इनके जो मतलब उन दोनों भाइयों में जो इनसे बड़े हैं, उनमें जो छोटा था, वो कुरान हिफ़्ज़ कर रहा था उस ज़माने में, और अक्सर वो पढ़ रहा होता था कुरान घर पे। एक रात इनकी वालिदा सोते में से उठी, और किसी वजह से उठी, वॉशरूम जाना था या कुछ। उठ के जाने लगी तो देखा एक जगह कोने पे, वो एक जगह इन ये बेटे छोटे वाले बैठे कुछ पढ़ रहे हैं, लग रहा है शायद कुरान पढ़ रहे हैं। और ये बोलती भी चली गई उनको कि मतलब ये कौन-सा टाइम है, उठ के मतलब ये सब कुछ करने का, बस अब सोने सोने की करो। और मतलब जिस तरह वालिदैन होते हैं वो, कि भाई रात की इतनी लंबा जाग क्यों रहे हो? तो ये बोल के वो वॉशरूम चली गईं। वहाँ से बाहर निकली तो घर की घंटी बजी। घर की घंटी बजने पे वो दरवाज़े पे गईं तो देखा कि इनका छोटा बेटा बाहर खड़ा हुआ है। ये हैरान हुईं कि अभी तो ये बैठ के सिपारा या कुरान पढ़ रहा था घर में, ये बाहर कब चला गया? इन्होंने दरवाज़ा खोलना शुरू किया जो कि अंदर से बंद था, और बेटे जब अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने यही कहा कि घर अंदर से बंद था, अगर मतलब बंद किया हुआ था, वरना मैं खोल लेता, ये वगैरह वगैरह। तो इन्हीं ने पूछा कि मतलब अभी तो तुम अंदर बैठे हुए थे, तुम बाहर कब निकले? तो उसने कहा कि भाई मैं तो बाहर ही था दोस्तों के साथ, कुछ खेल कूद हो रहा था, कुछ मैच हो रहा था गली या कहीं पे, तो मैं तो उनके साथ था, मैं तो घर में नहीं था। जिस पे उन्होंने मजाक समझा कि यार ये क्या बात हुई, अभी तो तुम्हें देखा था। और उसने मना कर दिया कि नहीं, आपने मुझे नहीं देखा होगा। बहरहाल बात रफ़ा-दफ़ा हुई, लेकिन फिर एहसास हुआ कि घर मतलब दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। अगर ये बाहर चला भी गया खुद से, तो दरवाज़ा अंदर से कैसे बंद कर लिया? अब ये कहते हैं ये बात तो आगे-पीछे हो गई, लेकिन भाई इनके आज भी कहते हैं कि कभी-कभी मैं एक जिन से बात करता हूँ, जो कि बिल्कुल दिखता ही मेरी तरह है, और मैं उससे मेरी दोस्ती है। तो ये तो एक कहानी थी इनकी। लेकिन बहरहाल अब ये कहते हैं कि ये घर इन्होंने बदल लिया, और इसके बाद ये एक अपार्टमेंट में लोग शिफ्ट हो गए। रमज़ान का टाइम था और इनकी वालिदा की तबीयत ख़राब थी, और अच्छा खासा बुखार था। तो ये कहती हैं उस वक़्त ये पैदाइश हो चुकी थी, 5-6 साल की हो चुकी थी, और मामा इनकी पूरे दिन से बीमार पड़ी हुई थी। तो इनको मतलब ये लिविंग रूम में आके बैठी जहाँ सब लोग थे, और वहाँ पे दरवाज़ा मतलब मेन फ्लैट का दरवाज़ा पास ही था। बैठे-बैठे उन्होंने उस दरवाज़े को देखना शुरू किया, और एकदम से चीख मार के चिल्लाना शुरू कर दिया कि दरवाज़ा बंद करो, वो अंदर आ जाएगा।
अब सब लोग हैरान कि ये क्या बातें कर रही हैं, और इनको तो तबीयत भी ठीक नहीं है। अब जब ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि दरवाज़ा तो फ्लैट का बंद था, और वो ऐसे चिल्ला रही थी दरवाजे को देख के, जैसे लग रहा था कि दरवाज़ा खुला हुआ है। लेकिन बहरहाल ये जब इनको किसी ने सीरियस नहीं लिया, तो वो उठ के उस तरफ भागने लगी। अब सब डर गए, और इनके बेटे यानी इनके भाई भी उठे मामा को पकड़ने के लिए कि भाई जिस स्पीड से भाग रही है, कहीं दीवार से टकरा के अपने आप को चोट ना लगा ले, या दरवाजे से टकरा के अपने आप को चोट ना लगा ले। अब बहरहाल वो दरवाजे की तरफ भागी, और इनके बेटे उनकी तरफ लपके, उन्होंने अपनी मामा को पकड़ लिया उससे पहले कि वो दरवाजे से जाके टक्कर मारते। अब ये कहते हैं कि जैसे ही उसने इनको पकड़ा, वो बेहोश होके उसी के हाथों में गिर गई। उनको लिटाया और उनकी थोड़ी मतलब देखभाल की। जब वो होश में आई, तो वो कहती हैं मतलब कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ना मैंने कुछ देखा, ना कुछ मैंने सुना। तुम लोग क्या बात कर रहे हो कि मैं दरवाजे को देख के चिल्ला रही थी और ये सब हो रहा था। तो ये भी इनका कतर का वाकया है। अब एक इसमें चीज़ मैं कह सकता हूँ, वो ये है कि अक्सर तेज़ बुखार में लोगों को कुछ का कुछ दिखता है, हेलुसिनेशंस होती हैं। ये मैं देख चुका हूँ लोगों के साथ। ज़रूरी नहीं है कि कोई सुपरनैचुरल चीज़ हो, और वो जब इतनी शदीद तबीयत ख़राब थी, तो हो सकता है कि वो वाक़ई कुछ का कुछ देख रही हूँ। जिस तरह आप कह रहे हैं कि दरवाज़ा बंद था, लेकिन उनको लग रहा था कि खुला हुआ है और कोई अंदर आ रहा है। तो ये हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी कि तेज़ बुखार होने की वजह से उनको समझ में ना आ रहा हो कि उनको दिख क्या रहा है। बहरहाल आगे इनकी वही वालदा की हम एक और बात कर रहे हैं कि जब वो गाँव में रहा करती थीं शादी से पहले, तो गाँव में तो वही सारी बात है कि सब खुले आसमान के नीचे सोने के आदी होते हैं, और इसी तरीके से वो सोया करती थीं। तो जब वो 20s में थीं, अपनी मतलब 20 साल के उसमें थीं, तो रात को सोते में उनकी आँख खुलती थी, तो अक्सर उनको एक भेड़ या शीप नज़र आती थी, और वो देख रही होती थी, उनको घूर रही होती थी। बाकी लोग भी सो रहे होते थे, अपनी चारपाई पे होती थी, लेकिन उनको घूर रही होती थी। रोज़ बरोज़ वो देखती थी, वो करीब से करीब आ रही थी। एक दिन उन्होंने अपनी वालदा यानी इनकी नानी से इस बात का तज़किरा कर दिया कि मैं रोज़ सोते में से उठती हूँ, और मैं ये देखती हूँ कि ऐसा-ऐसा एक जानवर है, मेरे करीब आ रहा है। नानी ने इनको कहा, यानी इनकी वालदा ने, कि डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो चीज़ तुम्हारे करीब आए तो उसको भगाओ, उससे डरो नहीं। अब ये कहती हैं कि अब इस रात जब ये सोईं, तो इनकी आँख खुली सीने पे दबाव से। जब दबाव से आँख खुली, तो देखा कि वो भेड़ इनके सीने पे चढ़ रहा है। इन्होंने उसको मारा, हाथ-वाथ घुमाए, उसको अपने ऊपर से हटाया, तो वो नीचे गिरा चारपाई से और फिर भागा। अब ये कहती हैं कि भागते-भागते उसका रूप बदल गया, और वो एक औरत की मानंद भागता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। ये कहते हैं कि ये कुछ इंस्टेंसेस थे इनकी घर के, और इनकी वालदा जो है वो कभी नहीं डरती, और हमेशा कुरान और नमाज़ पढ़ती हैं, जिसकी वजह से उनको हिम्मत कभी जवाब उनकी नहीं देती। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और ये बात समझ में आती है कि मतलब इस तरह खुले आसमान के नीचे कुछ हो सके, क्योंकि आप किसी अहाते में नहीं हैं, आप खुली जगह पे हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन बहरहाल ये बात भी अच्छी है कि आप तो कुरान नमाज पे ज़्यादा भरोसा है बनिस्बत किसी और चीज़ के। तो आगे बात करते हैं, और बात हमारे दोस्त की करते हैं जो कि एनोनिमस रहना चाहते हैं, और वो अपने आबाई घर की बात करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि ये घर 150 साल पुराना है, या उससे ज़्यादा ही पुराना होगा, और काफ़ी पुराना है, और ये ज़मींदार लोग हैं, और ज़माने से इनके पास है। इसकी एक तस्वीर भी है, और वो भी देखी जा सकती है। और ये कहते हैं कि
अराउंड 1950 में इनके जो दादा हैं, उनका कत्ल हुआ था इस घर में। उसके बाद से फिर इतनी रिहाइश इस घर में नहीं रही, फिर भी कोई ना कोई होता ज़रूर था घर पे, कभी खाली नहीं होता था। लेकिन फिर आगे पीछे लोग हो गए और जैसे ये अपनी बात बता रही हैं, ये लाहौर में रहने लगे। अब 1990 के बाद 2010 तक, 2 दिहाइयों तक कुछ मसले मतलब चेंज हो गए और घर खाली रहना शुरू हो गया। यानी 20 साल इस घर में कोई नहीं होता था और ईद पे कोई आके 2-4 दिन गुजार के सब चले आते थे और ये घर खाली रहता था। अब ये कह रहे हैं जनाब कि ये वक़्त भी गुज़र गया और फिर ये घर की हालत ऐसे हो गई कि पेंट उखड़ रहा है, मिट्टी हटी हुई है। एक मतलब भूत सी बंगला बन गया ये। अब ये कह रहे हैं जनाब कि अब 2013-14 का टाइम है, ये अपने दादा से मिलने गए जो कि उस घर के डेरे में रहते थे और वो दादा ने इनको इनके जाने नहीं दिया और बोला वो मेरे साथ रुको घर पे, और ये फिर उस दिन वहाँ पे रुक गए। और इत्तेफाक की बात है कि इनके ताया भी आ गए। अब ये घर का सिस्टम ऐसा था कि ये ग्राउंड फ्लोर का मतलब एक वैसे विड्थ में बड़ा है और 2 पोर्शन बने हुए, मतलब एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, दोनों कनेक्टेड हैं लेकिन एक जैसे हैं और मतलब मेरा ख़्याल है डेरा शुरू में होगा या इस तरीके से सिलसिला होगा। तस्वीर देख के बहरहाल अंदाज़ा हो जाता है। ताया को कोई काम था दिन में, जिसकी वजह से वो रात रुकने आए थे, ये भी वहाँ थे, दादा भी थे। तो एक सुकून हो गया और ये क्योंकि इनकी वाली जो पोर्शन था घर का वो बंद था, तो ये ताया क्योंकि अपनी तरफ गए तो ये भी उस तरफ शिफ्ट चले गए सोने के लिए और ताया अपने कमरे में जाके लेट गए और ये उसके बराबर वाले कमरे में जाके फ़िल्म देखने को ही लग गए। 13-14 साल के थे ये, जाग रहे थे। कहते हैं फ़िल्म देखते-देखते रात का 1-2 बज गया और मुझे कुछ आवाज़ आने लगी छत पे से, जैसे कि कोई पैदल चल रहा है या कोई चहलकदमी कर रहा है छत के ऊपर इस घर की। अब ये कहते हैं जनाब मैं फ़िल्म देख रहा था, उसमें गाने आ रहे थे तो मैंने वो पॉज़ किया क्योंकि आवाज़ मुझे शक हुआ कि फ़िल्म में से आ रही है, ऊपर से आ रही है, कहाँ से आ रही है? तो जैसे ही मैंने गाना बंद किया तो ऊपर से आने वाली आवाज़ भी बंद हो गई। हैरत हुई। फिर इन्होंने अपनी मूवी देखना शुरू की, फिर यही सिलसिला शुरू हुआ। अब ये कहते हैं फिर बंद किया। अब कहते हैं एकदम से हॉल में यानी इनके कमरे के बाहर जो लाउंज था, उधर का दरवाज़ा खुला और बंद हुआ। और ऐसा नहीं कि हल्का-सा मतलब तरीके से बंद हुआ, आवाज़ आई बाकायदा। इन्होंने कहा कि भाई मतलब कौन आया है और ये उठे देखने के लिए कि आखिर हमारे अ, हुजरों की तरफ कौन आया है। दिखा तो कोई नहीं, तो इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि शायद ताया गए होंगे या आए होंगे। तो ताया के कमरे में जब झाँका तो ताया तो सो रहे थे। वो खर्राटे मार-मार के सो रहे थे। अब ये एक अलग परेशानी में कि ये क्या हो रहा है, लेकिन सोच कह रहे हैं उस वक़्त तक भी उधर नहीं गई और ये वापस जाके अपने फ़िल्म में बैठ गए और फ़िल्म वापस शुरू कर दी। 5 मिनट कहते हैं मुश्किल से गुज़रे होंगे, फिर मुझे आवाज़ें आना शुरू हुईं। मैंने फ़िल्म को पॉज़ किया और जैसे ही मैंने पॉज़ किया तो कहते हैं वो जो पे आदमी की चलने की आवाज़ें थी, अब वो ऐसे आने लगी जैसे कि कोई घोड़ा छत पे चल रहा है और गोल-गोल चक्कर काट रहा है। अब वो आवाज़ें आती रहीं और ये सुनते रहे और वो आवाज़ें अब गोल-गोल घूमने के बजाय सीढ़ियों की तरफ जाने लगीं और सीढ़ियों से नीचे उतर के आने लगीं, उस दरवाज़े पे जो कि इनसे थोड़ा ही दूर था। अब ये कहते हैं उस दरवाज़े पे वो आवाज़ आके रुकी और थोड़ी देर के बाद वो दरवाज़ा किसी ने पीटा। कहते हैं जी मैंने अपनी हिम्मत जमा की कि ये क्या मज़ाक हो रहा है और ये कौन है? ये उठ के गए और वहाँ जाके दरवाज़े को खोल के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अब ये बाहर निकले
और बाहर निकल के इधर-उधर देखने लगे कि दादा या कोई और, ये कुछ और तो नहीं सिलसिला है यहाँ पे। तो कहते हैं पीछे से दरवाज़ा जो खोल के मैं बाहर निकला था वो बंद हो गया। अब डर के मारे ये मुड़े वापस और दरवाजे को खोला तो कहते हैं बड़े आराम से दरवाज़ा खुल गया और ये सीधा अपने ताया के कमरे में चले गए और रात वहीं गुजारी। अब ये कहते हैं जी, बात मतलब कुछ महीने गुजर गए, आगे पीछे चले गए। इनको अपने कज़न्स को याद आया तो इन्होंने अपने कज़न को बताया जो कि बेसिकली ताया के बेटे हैं कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ हुआ। तो फिर उसने कहा कि जब मैं अपने पोर्शन में रहता हूँ, यानी जिसमें ये रुके थे उस रात, तो मेरी भी रात में अक्सर आँख खुलती है और एक दफ़ा तो मैंने देखा कि मेरी आँख खुली तो मेरे कमरे में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए थे जिनमें से कुछ हल्की-सी रोशनी निकल रही थी और मेरे बेड के पास थे, आपस में बातें कर रहे थे। कहते हैं जब मैंने उनका चेहरा मतलब देखने की कोशिश की और उन्होंने पलट के मेरी तरफ देखा, तो उनका चेहरा तो मुझे याद नहीं है, बस उसके बाद मैं बेहोश हुआ और जब होश आया तो मुझे शदीद बुखार हो चुका था। ये कहते हैं कि अब से सबने घर को फ्रीक्वेंटली विज़िट करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद से ये इस तरह की चीज़ें बहुत कम हो चुकी हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और हो है इसमें कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब 20 साल आपने एक जगह को खाली छोड़ दिया है, तो फिर आप खुद सोच सकते हैं क्या होगा। और अच्छी बात ये है कि आपने फिर उस जगह को मतलब एक ज़ाहिर-सी बात है कि आपका ख़ानदानी आबाओ-अजदाद का घर है, तो उसको ऐसे थोड़ी छोड़ना चाहिए, मतलब इसको तो ट्रेज़र करना चाहिए, हर वक़्त हरा-भरा होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अब आगे बात करते हैं हैदर साहब की। हैदर साहब ये कहते हैं कि बकरा ईद की बात है, बकरा ईद के ज़माने की, और ये एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। उसमें प्रॉब्लम ये थी कि इंटरनेट जो था अभी तक लगा नहीं था और ये ऑनलाइन कोई काम करते हैं जिससे मतलब इनको करना होता था रात में बैठ के। अब 6-7 गली दूर इनके दादा का मकान था जहाँ इंटरनेट मौजूद था और जब तक लगता नहीं हफ्ता 10 दिन की बात थी, तो इन्होंने वहाँ जाके रात को काम करना शुरू कर दिया था। अब ये कहते हैं रात को टहलते हुए चले आते थे और तकरीबन मतलब रात को ढाई 1 मतलब इस तरीके से वापस आ जाते थे 3-4 बजे तक वापस, ढाई बजे, 3 बजे व्हाटएवर जो भी इनका काम फ़ारिग होता था। एक रात क्या हुआ, ये कहते हैं कि हफ्ते का दिन था और मैं अपने दादी के घर चला गया। तकरीबन ढाई बज गए थे और मैं रात के और थक गया था और सोच रहा था कि मतलब रेस्ट करूँ या कुछ करूँ। तो ये कहते हैं यूट्यूब पे इन्होंने हमारा चैनल लगाया और मेरी और जुनैद वाली पॉडकास्टें देखना शुरू कर दी। बकौल इनके कि रात को 3, साढ़े 3, पौने 4 ऐसे ही कोई टाइम तक ये फ़ारिग हुए तो इन्होंने अपना लैपटॉप और मोबाइल उठाया और सोचा कि मैं अपने घर जाके सो क्यों ना जाऊँ। अब ये घर चले गए, मतलब रास्ते में निकल गए और जैसे बताया ये 6-7 गलियों का तो फ़ासला था। अब बकरा ईद की वजह से ये कहते हैं कि काफ़ी जगह रोशनी थी, रौनक थी, जानवर बंधे हुए थे। कहीं-कहीं कोई न कोई हल्का-फुल्का कोई बैठा होता था या कोई चौकीदारी या इस तरह का सिलसिला था। अब ये कहते हैं कि मैं अपने घर से मतलब दादी के घर से निकला हूँ, जो कि गली के बीच में था और मेन रोड पे आया जिस चल के छठी छठी 7वीं गली तक जाना था। तो वहाँ से मतलब बीच रास्ते में मुझे आवाज़ आई जैसे कि दादी के घर से मुझे किसी ने बुलाया है। पलट के इन्होंने देखा, इन्हें कोई नज़र नहीं आया, कोई दरवाज़ा खुला नज़र नहीं आया, कोई भी नहीं दिखा। तो ये कहते हैं मैं इग्नोर करके फिर गली के कोने तक जाने लगा। गली के कोने में पहुँचा तो वहाँ जाके फिर मुझे किसी ने ऐसे गुस्से से आवाज़ दी कि महसूस हुआ कि कोई शदीद तब के जिसने आवाज़ दी है कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ जैसे। कहना मैं वापस चला गया देखने के लिए कि आखिर कौन है। वहाँ जाके पता चला कि भाई दादी तो वॉशरूम में थी और घर में तो बाकी लोग सो रहे हैं।
अब ये फिर अपना सामान उठा के वहाँ से निकले कि यहाँ तो किसी ने आवाज़ नहीं दी और मैं चलूँ। अब ये कहते हैं मैं बाहर निकला और जैसे ही मैं मतलब गली के कोने तक पहुँचा हूँ, किसी ने मुझे धक्का मारा। उस धक्के की वजह से इनका मोबाइल भी गिरा और टूट गया, मतलब ख़त्म हो गया। और लैपटॉप का इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन उम्मीद है कि वो शायद बच गया होगा। ये गिरे, इनको चोट भी लगी, लेकिन इनको इस बात पे रोना आ गया कि इनका फ़ोन ही टूट गया। अब ये उठे और इन्होंने गली मतलब अपनी तरफ जाना शुरू किया, तो इनसे पहले जो गली थी जहाँ ये खड़े हुए थे, वहाँ ये कहते हैं खूब अंधेरा था और वहाँ कोई लाइट भी नहीं थी। अंधेरे में एक बाइक नज़र आ रही थी, शायद किसी की कोई गाय बंधी हुई थी जो बैठी हुई थी, और उस बाइक पे कुछ साया सा नज़र आ रहा था, जैसे कोई औरत है या आदमी है जो अपने बाल लंबे-लंबे कंघी कर रहा है या कुछ कर रहा है। और ऐसा नहीं था कि कोई फिक्स साया था, हिल-जुल थी, यानी उस वक़्त कुछ कुछ कर रहा था। अब ये कहते हैं मैंने साये की तरफ देखने की कोशिश की कि आखिर ये आदमी है या औरत? तो अब वो लग तो ऐसे औरत ही रही थी, जिस तरह वो बाल अंधेरे में अपने सीधे किए जा रही थी। और ये कहते हैं कि शायद जब उस औरत की मुझ पे नज़र पड़ी, तो उसने मेरी तरफ चलना शुरू कर दिया। अब कह रहे हैं जी गली में कोई भी नहीं था और मैं ज़ोर-ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ता हुआ भागना शुरू हुआ। कह रहे हैं मैंने जी नादे अली और पता नहीं क्या-क्या और भी पढ़ना शुरू कर दिया और मैं भागे हुए अपने घर के गेट पे पहुँचा और वो ज़ोर-ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया। इतनी ज़ोर से बजाना शुरू किया कि अब्बा ने आके चीखना शुरू कर दिया मुझ पे कि क्या पागल हो गए हो? क्या हो गया है? अंदर ये कहते हैं घुसते ही मैं मतलब घुसा ही हूँ घर में और मुझे नहीं प होश क्या हुआ, मैं बेहोश हो गया। अगले दिन इनकी आँख खुली है तो मगरिब का टाइम था और इनकी वालिदा इनके पास बैठी हुई थी। इन्होंने अपना सारा ये माजरा अपनी वालिदा को बताया। तो उन्होंने फिर बताया मतलब कि क्या ये सारा कुछ जो थे तुम्हारे दादा ने पहले ही बता दिया था। क्योंकि जैसे ही तुम घर में बेहोश हुए थे तो ज़ाहिर-सी बात है फ़ोन किया, आगे-पीछे लोगों से बात की, तो उन्होंने बताया कि दुआएँ पढ़ने को दी और फिर कुछ हिसाब लगाया क्योंकि वो थोड़े आलिम दीन टाइप के आदमी थे, हैं या थे पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहूसत इसके पीछे लगी थी, जो कि ये शायद साफ-सुथरे हुलिये में नहीं था जब ये गली में निकला था और उसकी वजह से ये नहूसत इसके पीछे लगी जिसका ये हशर हुआ। लेकिन ये घर में घुस गया था तो ये बच गया और सख्ती से फिर इनको रातों को देर से बाहर घूमने से मना किया और कहा कि अपनी तहारत का ख्याल करो, तुम वॉशरूम गए या कहीं गए, कुछ नजासत लगी रह गई या कुछ हो गया, जिसकी वजह से ये मुसीबत तुम्हारे पे पड़ी। और इनको फिर ये भी कह दिया कि इस तरह की हालत में कभी भी इन गलियों में नहीं घूमना, क्योंकि इन गलियों में कुछ है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और सफाई निस्फ़ ईमान है भाई, मैं तो यही कहूँगा। एंड बच गए आप, पता नहीं क्या होता। तो खैर अल्लाह का शुक्र अदा करें और आगे बात करते हैं मुजीब साहब की। ये बताते हैं कि 2014 में इनके मामू हैं जिनकी मतलब बल्कि 2014 तक इनके 3 मामुओं की शादी हो चुकी थी और इनके 5 मामू हैं। 2 जो थे वो कुँवारे रह गए थे, 3 की हो चुकी थी और चौथे की बेसिकली बात पक्की हुई थी और वो सारे लोगों की बारात के लिए वो सब कर करा के वापस आ रही थी। शादियों का सीज़न था, यानी सर्दियाँ होंगी और सब लोग घर आ रहे थे, तो जो सबसे छोटे वाले थे, मामू इनके, वो ज़ाहिर-सी बात है इंटरेस्ट नहीं था उनका, तो वो चले गए अपने किसी दोस्त के पास बाइक पे बैठ के और उनकी कोई दुकान थी, वहाँ जाके बैठ गए।
घर पे सब ढोल बाजा चल रहा था, तो वो अपने दोस्त के पास जाके चिल करने लगे और वहाँ पे बैठ के बातें करने लगे। अब उनके यहाँ कुछ उनकी दुकान पे परफ्यूम्स भी थीं, तो वो टेस्ट करने लगे। कुछ ख़वातीन की परफ्यूम थी जो उनको कुछ ज़्यादा पसंद आ गई, उन्होंने ढेर सारी लगा भी ली। और बातचीत करते-करते जब देर होने लगी तो उन्होंने बोला कि अब बस काफ़ी रात हो गई है और चलने की जाए। तो वो बाइक पे बैठ के अपने घर की तरफ रवाना हो गए। अब इनके घर के बिल्कुल करीब या रास्ते में एक पुरानी कोई यूनिवर्सिटी है, जो सरकारी पुरानी यूनिवर्सिटी है कोई, और उधर एक ऐसा दरख्त है जो आधा रोड पे आया हुआ है। कह रहे हैं इस जगह जाके इनकी बाइक ने झटका मारा, जैसे कि किसी चीज़ ने उनको या तो मारा, मतलब झटका मतलब किया या कुछ किया, और बाइक रुक गई। बाइक रुक गई, स्टार्ट नहीं हुई दोबारा, तो ये उतरे बाइक को देखते-देखते, उन्होंने उस दरख्त के नशेब में नज़र दौड़ाई तो उनको कोई औरत नज़र आई जो बड़ी सज-धज के बैठी हुई थी और बड़ी खूबसूरत लग रही थी। मामू बीइंग जवान आदमी एंड वेरी ठरकी आदमी, ये उठ के उस औरत की तरफ चल पड़े, बातें कसते हुए और कुछ बोलते हुए। तो वहाँ पहुंचकर उन्होंने कुछ बातें उससे की जिसका उसने कुछ जवाब दिया होगा, तो इन्होंने उसको बोलना शुरू कर दिया कि आ जाओ, यहाँ अकेली बैठ के क्या कर रही हो, हम चलते हैं कहीं। इस तरह की बातें शुरू कर दी। बहरहाल उस औरत से उन्होंने बातें करना शुरू कर दी कि हम कहीं चलते हैं, आप चलें, मैं लेके चलता हूँ, वगैरह वगैरह। बहरहाल जैसे कि नतीजा होना चाहिए था वैसा ही हुआ। और पहले तो वो इधर-उधर की बातें कर रही थी जैसे कि वो जवाब हवा में दे रही है, लेकिन अब वो इनसे मुखातिब होके पहले बोली कि ये जो आपने ये खुशबू लगाई हुई है, ये खुशबू मेरे शौहर ने मुझे दिलाई थी मेरी शादी के दिन। अब ये बात अजीब सी लगी मामू को, और वो ज़रा अपनी जगह रुक गए। पहले उसकी तरफ बढ़ रहे थे, अब रुक गए। वो खड़ी हुई और इनके पास आने लगी और बोली कि उस ज़ालिम ने मुझे मतलब बहुत मारा। इस बात पे मामू ने जब ऊपर से नीचे तक उसको देखा तो उसके पैर जो थे वो कुछ सही नहीं पाए और उल्टे देखे, उल्टे पाए। तो उन्होंने अपने पास से एक पिस्टल निकाली जो उनके पास थी, क्योंकि मामू काफ़ी मुझे ख़्याल लग रहा है बातों से कि थोड़े बदमाश टाइप चल रहे थे। तो उन्होंने उसको इशारा किया और जब वो आगे आने लगी तो गोली भी चला दी उस पे। बकौल इनके कि इस अमल से उसे कुछ भी नहीं हुआ और उसने सिर्फ ये कहा कि मेरे शौहर ने भी मेरे साथ इसी तरह जुल्म किया था। जिस पे ये भाग के अपनी मोटरसाइकिल पे पहुंचे, उसको स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन वो ना चली। वो इसी तरह इनकी तरफ बढ़ती रही और ये ज़ोर-ज़ोर से आयतें पढ़ते हुए, आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ते हुए बाइक चला के आगे निकले। अब ये कहते हैं घर के करीब थे, लेकिन वहाँ से जैसे ही थोड़ा आगे निकले, इतनी स्पीड में ये निकले थे कि आगे कोई गाड़ी में फैमिली जा रही थी, उसमें जाके ये घुस गए। बहरहाल फैमिली वालों ने इनको उठा के इनके घर पहुँचा दिया और जब ये घर पहुँचे तो इनके घर वालों ने इनको देखा कि इनके मुँह सूजा हुआ था एक तरफ से और ख़ासकर एक आँख भी सूजी हुई थी। लेकिन बकौल इनके कि ये एक्सीडेंट से आ रहे थे, लेकिन मुँह पे इनके हाथ छपा हुआ था जैसे किसी ने हाथ मारा है, और वो पूरा हाथ छपा हुआ था। वहाँ पहुँच के इनकी बड़ी बहन को कुछ अंदाज़ा हुआ कि ये क्या हुआ है और उन्होंने इन पे दम करना शुरू कर दिया। जैसे ही इन पे दम शुरू किया तो ये बेहोश हो गए और बकौल इनके कि 2 दिन तक इसी तरीके से होश बेहोश में रहे। जब ये आखिरकार 2 दिन बाद होश में आए तो उन्होंने कहा कि ख्वाब में मैंने दुल्हन को देखा था जिसने मुझे कहा कि तू कुंवारा ही रहेगा। अब ये कहते हैं कि जनाब आज भी ये अकेले ही हैं, शादी इनकी हो नहीं पाती और अक्सर ये कहते हैं जब कोई बात बनने लगती है तो कुछ ऐसी कोई चीज़ होती है जो कि
सोच भी नहीं सकते, और वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। और अब सोने के लिए भी रात भर ये रिपीट पे दुआएँ और आयतल कुर्सी वग़ैरह लगा के कमरे में सोते हैं, जो कि जब सुबह फ़जर होती है तो ये बंद करते हैं, क्योंकि अब ये रात को सो भी नहीं पाते। ओह! थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। क्या कह सकते हैं भाई? औरतों का चक्कर, कभी रोड़ी कभी शक्कर। अगली कहानी जो आ रही है हमारे दोस्त राजा साहब की आ रही है, जो कि बताते हैं कि इनके कज़न की ये स्टोरी है। इनका जो ताया अब्बू का घर है फैसलाबाद में है, और दो हिस्से हैं उसके, एक नीचे का हिस्सा है, एक ऊपर का हिस्सा है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर। अब नीचे भी दो फैमिलियां रहती थी, यानी इनके एक चाचा रहते थे और ताया की फैमिली रहती थी। और सिमिलरली उनके ऊपर वाले फ्लोर पे भी एक चचा रहते थे और उनकी फुप्पो रहती थी। अब इस तरीके से ये लोग मतलब इनकी रिहाइश थी और सब सिलसिला चलता था। अब ये कहते हैं कि हुआ कुछ यूं कि एक लड़का था रिजवान, जो कि बेसिकली इनकी चाची का बड़ा कोई मतलब करीबी रिश्तेदार है का बेटा है या कुछ है। तो वो उनसे मिलने आया करता था, और इसी तरीके से वो एक दिन इनसे मिलने आया हुआ था, और वो ऊपर वाले पोर्शन में चाची के पास था अपनी। रात रुकने की बात हुई, और कॉरिडोर में या ऊपर का जो हॉल कह लें या कुछ है, उधर एक काला बड़ा सोफा था, उसमें वो लेट गया रात गुजारने के लिए। अब इनकी जो कज़न है वो निचले फ्लोर पे रहती हैं, और वो कहती हैं रात के कोई 2 ढाई बज रहा था, और वो हेडफ़ोन लगाए हुए गाने सुन रही थी हल्की आवाज़ पे, और कोई काम कर रही थी कि उनको चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। और जब उन्होंने सुना तो वो चिल्लाना ऐसा था कि जैसे कोई आदमी चिल्ला रहा हो, लेकिन बहुत भारी आवाज़ में। ऐसी आदमियों की आवाज़ इन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। अब ये कहती हैं कि ये तजस्सुस में उठ के खड़ी हो गईं, ऊपर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, और इत्तेफ़ाक के इनके कान में भी हेडफ़ोन लगे हुए थे। ये आवाज़ ट्रेस करते हुए सीढ़ियों पे पहुँची, और फिर सीढ़ियों के बीच में एक जैसे मुड़ रही होती हैं सीढ़ियाँ, तो एक जगह बनी हुई होती है या कोई स्टेप बना हुआ होता है एक बड़ा-सा। तो वो वहाँ पे रुक गईं, क्योंकि आवाज़ें आ रही थीं, और वो जो हॉल था जहाँ वो लड़का रुका हुआ था उधर ही कहीं से आ रही थी, और अंधेरा था, इतनी रोशनी नहीं थी, कुछ सही से दिख नहीं रहा था। अब ये वहाँ पहुँच के झाँकने की कोशिश कर रही हैं, सोच रही हैं ऊपर जाऊँ कि ना जाऊँ? तो इनके कान में किसी ने कहा कि ऊपर मत जाना। ये 2 मिनट के लिए दंग रह गईं, क्योंकि हल्की मतलब आवाज़ इनको चीखने की तो चले बहुत ज़ोर-शोर से आ रही थी, लेकिन इनके कान में किसी ने कहा वहाँ तो कोई मौजूद नहीं है, और हेडफ़ोन भी लगे हुए हैं। बहरहाल ये डर गईं और ये अपनी जगह साकित होके रह गईं। थोड़ी देर में शोर की वजह से इनके नीचे से चचा भागते हुए ऊपर आए। अब जब वो ऊपर आए तो इनके पास रुक गए इनको देखते ही, और इन दोनों ने इशारतन आगे पीछे देखा तो ऊपर से वही आवाज़ें आ रही थी, भारी किस्म की, जैसे कोई चीख रहा हो, दर्द भरा चीख रहा हो। बहरहाल ये रुके रहे, और जब वो आवाज़ें आना बंद हुईं तो ये जल्दी से ऊपर गए। ऊपर जाके उस लड़के की तरफ भागे तो देखा कि वो सोफ़े से लेटा हुआ था, लेकिन उसका सर लटक रहा था सोफ़े से, और ज़बान भी बाहर आई हुई थी। उसको सीधा किया, उसको लिटाया, देखा सब ठीक था, और समझ लें कि बस किसी तरीके से सब ठीक-ठाक करके नीचे आके रात ऐसे-तैसे करके काटी, क्योंकि हैरत ये बात थी कि ऊपर इतना शोर हो रहा था, ऊपर वाला कोई नहीं उठा, सारे नीचे वाले उठ गए, लेकिन किसी को होश ही नहीं ऊपर क्या हो रहा है। बहरहाल अब जैसे ये सब उठे और सब कुछ हुआ, तो उसके बाद दिन निकला, तो वो लड़का उठा तो उससे जाके पूछ-गछ की, ये रात को क्या था हो रहा था?
उसने इकरार किया कि रात को वाकई चीख पुकार हो रही थी और मैंने लेटा हुआ था तो मैंने देखा कुछ अजीब अजीब से बड़े बड़े साए मेरे पास आने की कोशिश कर रहे थे और एक शोर हंगामा मचा रहे थे और आ नहीं पा रहे थे बहरहाल। लेकिन इस तरह का खौफनाक माहौल हुआ था। बहरहाल वो लड़का तो फौरन ही चला गया और ज़्यादा बात नहीं हुई। लेकिन ये बात इनकी एक और फुप्पो हैं जो लाहौर में रहती हैं उन तक पहुंच गई और उन्होंने किसी से पूछवा के हिसाब लगाया तो बताया कि उस लड़के पे कुछ अमल हुआ है, कुछ जादू हुआ है जिसकी वजह से कुछ चीज़ें उनका उसका पीछा कर रही हैं। और वो क्योंकि घर में कुछ इस तरह की नूरानियत थी क्योंकि लोग वहाँ पे कुरान वगैरह बाकायदगी से पढ़ते थे और भी कुछ चीज़ें करते थे, तो वो क्या कहते हैं पहुंच नहीं पा रहे थे और जो ज़रा भारी किस्म के देव थे वो जो घुस जाते थे तो वो उस नूरानियत की वजह से जल रहे थे, तो वो चीख रहे थे जिसकी वजह से शोर रात में होना शुरू हो गया था। बहरहाल ये सब तो उस रात की बातें थीं और वो रात तो गुजर गई। लेकिन ये कहते हैं कि वो रिजवान लड़का इवेंचुअली बच नहीं सका और वो इस दुनिया से चला गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। और आगे जो मैं स्टोरी बताने जा रहा हूँ बेसिकली हमारा आउटसोर्स्ड सेगमेंट है ये। और जेहोलिक या जेकोहोलिक ये पता नहीं क्या की स्टोरी है ये। और ये बता रहे हैं कि 19 मतलब ये इंट्रामुरोस करके एक जगह है वहाँ पे फिलीपींस में मनीला में, जो कि काफ़ी मतलब मशहूर है और लैंडमार्क्स पुराने लैंडमार्क्स में से एक है। ये गांव से शिफ्ट हुई थी अपनी दादी, एक थी उनके घर जो कि वहाँ रहती थी 2 और बच्चों के साथ अपने पोता पोती के साथ, जिसमें से जो पोता था वो 12 साल का था और पोती थी वो इन्हीं के लगभग उम्र की थी, 17-18 साल या 19 साल या वॉट। अब ये पहले एक बात बताती हैं कि भाई एक फिलिपिनोज में बड़ा प्रॉब्लम है कि जो पहला बच्चा होता है सारे घर वाले उस पर बहुत प्रेशर डालते हैं कि वो पढ़े लिखे और किसी तरीके से बाहर चले जाए, क्योंकि एक सक्सेस की निशानी है कि बड़ा बच्चा बाहर चला जाए। और जो इनकी कज़न थी या रिश्तेदार थी पॉलिन, उनकी ये जो है वो साथ यही मसला था कि वो घर की बड़ी बच्ची थी और उनके पीछे यही सब लगा हुआ था कि वो किसी तरीके से मुल्क से जाएं। तो इसीलिए वो नर्सिंग पढ़ रही थी क्योंकि सबसे आसान जो डिपार्चर था उनका वहाँ से वो इस चीज़ के लिए इसी तरीके से होता। अब ये कहती हैं कि वो लड़की बड़ी खामोश तबीयत और बिल्कुल खामोश किस्म की थी, कोई एक्टिविटीज़ उसकी नहीं थी और हर वक्त पढ़ाई में लगी रहती थी या अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो कहते हैं नर्सिंग का वो यहाँ जाती रहती थी। इसके अलावा उसका कोई काम नहीं था। वो सिर्फ इसी प्रेशर में थी कि घर वाले को ने जितनी भी उनके पास गरीब लोग थे जो भी पैसे थे उस पर लगा दिए थे और उसको ये पूरा करना था और किसी तरीके से निकलना था। बहरहाल एक रात ये कहती हैं कि ये अपने उस कज़न के साथ कोई वीडियो गेम खेलनी थी और इनकी ये कज़न पॉलिन बाहर आई और वो तैयार हुई थी पूरी ड्रेस व्रेस करके और मेकअप शेकअप लगा के। तो ये लोग हैरान रह गए कि मतलब हैं ये क्या हुआ। और उसने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि भाई वो बहुत ओके मतलब कैसी लग रही हो। उसने बोला ठीक लग रही हो और सब कुछ, और लग रहा था कि कुछ मतलब कहीं जा रही हैं। जिस पे उसने कहा कि मुझे किसी पार्टी की इनविटेशन है और मैंने सोचा कि मतलब इतने अरसे से मैं घर में ही हूँ और पढ़ रही हूँ खाली और कुछ करती नहीं हूँ, तो चलो एक दिन थोड़ा सा दोस्तों में बाहर घूम जाए, कुछ हो जाए मतलब रूटीन से हट के। ये बात बोलनी थी और बकौल इनके कि थोड़ी देर में गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ें आने लगीं
और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो एक लड़की थी जो कि लेट 20s में लग रही थी, और टिपिकल अजीब सी वो एक जो हॉलीवुड की ये कहते हैं ना मीन गर्ल वाली उसकी पर्सनैलिटी लग रही थी, वो थी। और दो लड़के थे जो कि अजीब नमूने लग रहे थे, क्योंकि वो पकौल इनके के मतलब ऐसा कोशिश कर रहे थे कुछ ज़्यादा ही मतलब दबंग लगने की, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। बहरहाल ये पॉलीन साहिबा इन्हीं के साथ गाड़ी में बैठी, और बॉडी लैंग्वेज से ये कहती है मुझे लगा नहीं कि ये दोस्त हैं पुराने, लेकिन बहरहाल यही बातें हुई और वो लोग चले गए। घंटे गुजरे, रात का 1 बज गया, लड़की घर नहीं आई। इनकी जो दादी थी वो परेशान होना शुरू हो गई, क्योंकि वो लड़की ऐसा करती नहीं थी और वो कहीं जाती नहीं थी, और 12 बजे तक तो वैसे ही टाइम दिया हुआ था कि घर आ जाना, और वो 1 बज गया था, वो नहीं आई। इनकी जो दादी थी उनको अब परेशानी शुरू हो चुकी थी कि मतलब कुछ ऐसी वो है नहीं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, तो ये कोई मसला है। और उन्होंने पुलिस वुलिस को भी कॉल की, जिसमें पुलिस वालों ने ज़्यादा कोई लिफ्ट नहीं कराई कि होगी कहीं आ जाएगी, इस तरह करके बात टाल दी। रात को मतलब ये तो रात ऐसे ही गुजर गई, और अब सुबह का 11 बजे का वक्त था। ये घर में ही थे, इंतज़ार में इधर उधर फ़ोन करते हुए, तो आवाज़ आई जैसे कि बड़ी स्पीड में कोई गाड़ी आके इनके घर के सामने रुकी है, और धड़ धड़ की एक आवाज़ आई जैसे कि इनके दरवाजे पे कुछ फेंका है, मारा है, वटेवर। और फिर उसके बाद जब तक ये वहाँ पहुँची दरवाजे तक ये खुद खोलने, तो वो गाड़ी जा चुकी थी, मतलब इतनी स्पीड में, मतलब एक चंद सेकंड का बहुत शदीद शोर हुआ और वो गाड़ी चली गई। कहती हैं कि बस क्या बताएं कि वो दरवाज़ा जब इन्होंने खोला तो वो इनकी कज़न पड़ी हुई थी, कपड़े उनके ख़राब थे, फटे हुए थे, खूनम खून थी, नील लगे ऊपर से नीचे तक इनके हुए हुए थे, और अंदाज़ा इनको हो गया था कि इसके साथ क्या हुआ। गुस्से में सब लोग उसको लेके अस्पताल पहुंचे। वो किसी और ही होश में थी, वो किसी से बात नहीं कर रही थी और बस खाली जगहों को देखे जा रही थी, और इसी तरीके से अस्पताल में वक्त गुजरा। तीसरे दिन के बाद उसने बातचीत शुरू की थोड़ी बहुत, तो वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, या उसने अपने जहन में से उस चीज़ को निकाल दिया है, और इनको ये लग रहा था कि शायद वो मतलब इस चीज़ को बर्दाश्त कर गई है या रफा दफा कर गई है। बहरहाल सब गुस्से में थे, और बस जो 4 पैसे थे उस पे पुलिस में जाके केस वगैरह की कोशिश की, लेकिन बहरहाल उधर भी वही वाले हालात हैं अब बकौल इनके कि वो लोग भी कोई सही लोग नहीं थे जो उसको लेके गए थे, और किसी वेल्दी फैमिली और जुगाड़ू किस्म की आवाम थी वो। तो ये खर्च तो करते गए, लेकिन कुछ कोर्ट कचहरी पुलिस से कुछ नहीं हुआ। जब तक पैसे मौजूद थे इसमें लगे रहे, लेकिन आखिरकार रिजल्ट कुछ नहीं आया, और ये सब सिलसिले छोड़ने पड़े, और पॉलीन खुद कहने लगी कि बस इन दफ़ा करें, बस इससे बाहर निकले, और मुझे इस बारे में सोचना ही नहीं अब। तो महीना बात गुजर गई, और महीना रफा दफा होके गुजर गया। महीना डेढ़ के बाद ये जो इनकी कज़न थी उसने वहाँ जाना छोड़ दिया था यूनिवर्सिटी, और छुट्टी लेके घर बैठी हुई थी, और समझ में नहीं आ रहा था क्या था। और एक दिन ये उसके कमरे में गई तो वो आंसुओं से रोए जा रही थी, और फिर जब उनसे पता चला तो बात हुई, तो उसने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट ला के दो, क्योंकि ये लेके आई तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। ये दिन था कि उनके सारे ख्वाब, बाहर जाना, पढ़ना लिखना सब टूट गए, और वो घर से ही ना निकले, खाना ही ना खाएं, अपनी कमरे में अपने आप को कैद करके बैठ गई। शी डिडंट डिजर्व दिस, ये कहती हैं, और सही बात है। इनकी ड्यूटी थी उसको किसी तरह खाना पहुंचाने की, क्योंकि वो हर किसी को भगा देती थी, और ये किसी तरह घुस के अंदर रख के आ जाती थी, लेकिन वो हाथ कुछ नहीं लगाती थी। अब ये कह रही हैं कि ये सब अपनी जगह था, लेकिन 5वें-6ठे दिन इन्होंने थोड़ा ध्यान उस पे ज़्यादा देना शुरू कर दिया, तो इनको आवाज़ आई
कि वो कोई गाना गाती है हल्की हल्की आवाज़ों में। वो गाना था मागडलेना इका आंग करके, और ये कोई फिलिपिनो ज़बान में मागडलेना करके कोई गाना था जो वो हल्की आवाज़ में गाती रहती थी। बहुत अजीब सा लगा, लेकिन वो रिपीट पे वो गाती रहती थी, लेकिन अब उसको क्या कह रहे हैं, और हर रात वो यही गाती थी। अगले दिन जब चीखों की आवाज़ से इनकी आँख खुली तो इन्होंने जाके उसके कमरे में जाके देखा, तो उसका कमरे में खून हर तरफ हुआ हुआ था, और वो एक कोने में पड़ी हुई थी, और हर ऊपर नीचे तक लाल हो रही थी और बिल्कुल काँप रही थी। तो समझ में नहीं आया कि ये खून इतना कैसे फैला। बहरहाल वो सब उसको लेके भागे अस्पताल, और अस्पताल पहुँच के पता चला कि जनाब इसको मिसकैरेज हो गया है, जो कि हैरत अंगेज़ बात थी कि इतना खून तो नहीं बहता जितना हर तरफ फैला हुआ था, लेकिन बहरहाल मुसीबत टली और ये लोग वहाँ पे रुक गए 4 दिन के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल वाले उसको जाने नहीं दे रहे थे कि इसकी सेहत ठीक नहीं है और ये 4 दिन यहाँ रुकेगी। अब वो लड़की अस्पताल में होते हुए भी सोती नहीं थी, और ऐसा लगता था कि मतलब किसी चीज़ में दिमाग में उसकी कोई चीज़ बैठी हुई है। दूसरी रात जब हुई ऐसी, तो उसको किसी ने, मतलब डॉक्टर्स ने ही कुछ ऐसी चीज़, दवाई या कोई ऐसी चीज़ लगा दी जिससे वो सो सके, और फिर वो जब उस पे नींद तारी हुई तो इन लोगों ने शुक्र अदा किया और इन्होंने अपना फ़ोन चेक किया और ये सोने लेट गई। अब ये कहती हैं 1-2 घंटे के बाद मैं उठी और फिर मैंने फ़ोन चेक किया तो 2 बज रहा होगा या 2:10 हो रहा होगा, ऐसा ही कोई टाइम था। कमरा जो था बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, जबकि एसी चल रहा था, और ऐसी कोई ऑड बात नहीं थी, लेकिन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही ठंडा लग रहा था। अब ये लेटने की कोशिश कर रही थी और इनको एहसास हुआ कि इनको कोई देख रहा है, तो इन्होंने अपनी कज़न की तरफ देखा तो वो अपने बेड पे लेटे-लेटे इनकी तरफ घूर रही थी। ना वो हिल रही थी, ना उसका मुँह हिल रहा था, कुछ भी नहीं, बिल्कुल साक़ित पड़ी हुई थी, लेकिन उसकी आँखें हिल रही थी, और वो आँखें ऐसे हिल रही थी जैसे वो इशारा कर रही हों कि पलंग के एंड पे देखो, बिल्कुल बेड के फुटिंग पे देखो, पैरों की तरफ इसके देखो। लेटे-लेटे इन्होंने आँखों से ऊपर से नीचे करके, मतलब बाकायदा उसको देखते ऊपर देखा, छत से नीचे करके जब आँखें कीं, तो अब जो ये कहती हैं कि मुझे जो नज़र आया मैं देख के खुद हिल गई। वहाँ कोई औरत जो कि ऐसे कपड़े पहन के खड़ी थी जो फिलिपिनो पुराने दौर में 18वीं सदी में पहनते होंगे, वो पहनी हुई घूम रही थी, जिसके हाथों पे कोहनियों तक खून लगा हुआ था, जैसे कि अभी फ्रेश लगा हो, और वो आगे पीछे टहल रही थी और उसी पॉलीन के बेड के पैथियाने में आगे पीछे ही घूमे जा रही थी। इनकी तरफ वो अटेंशन ही नहीं दे रही थी, जैसे कि ये वहाँ मौजूद ही नहीं है, और ये कहती हैं कि बस मैं जो था उसको देखने के बाद मुझे एक अजीब-सा मेरा हालत होने लगी और सर मेरा घूमने लगा, और सिर्फ़ मुझे अपनी कज़न पॉलीन की आँखें याद हैं, जो कि वो ऐसे घुमाई जा रही थी कि किसी तरीके से मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन वो हिल नहीं पा रही थी। बहरहाल ये किसी वजह से इनकी आँख बंद हो गई और ये रात गुज़र गई। अगले दिन इनके घरवाले आए और ये होश में जब आईं तो इन्होंने अपनी लोला यानी कि अपनी ग्रैंड मदर को ये सारा ड्रामा बताया कि रात में उन्होंने क्या देखा था। जिसके बाद उन्होंने इनके कज़न जॉनी को उनके घरवालों के पास वापस भेज दिया, और इनको यानी कि इनको भी वहाँ से रवाना किया और पॉलीन को अपने पास अकेले रख लिया और बोला कि तुम सारे लोग यहाँ से जाओ। जब तक उनकी दादी का इंतकाल नहीं हुआ कुछ सालों के बाद, किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। उनके इंतकाल के बाद इन्हीं ने पॉलीन की अम्मा से पूछा कि मतलब आखिर ये सब क्या था, और इधर-उधर, लेकिन उसकी माँ भी जवाब नहीं देती थी और अक्सर वो बात को टाल देती थी। एक दिन ये उसकी अम्मा से ही बात कर रही थी तो उस इन्होंने वो गाना इनको याद आ गया जो वो गाया करती थी।
वो इनको सुना दिया। अब ये सब गांव के लोग हैं, इनकी सिर्फ दादी शहर में रहती थी। तो अब जब उनकी वालदा ने ये सुना तो उन्होंने इनको बताया कि एक ज़माने में कोई दाई या मिडवाइफ हुआ करती थी, उसका अपना पैदा हुआ वो बच्चा उसकी अपनी गलतियों की वजह से और केयरलेसनेस की वजह से उसके हाथों से गिर के मर गया था। इस हरकत के बाद वो इतनी पागल हो गई थी कि उस बच्चे की लाश को वो छोड़ नहीं रही थी और उसको देख के वो गाना गाती रहती थी, मागडलेना। और आगे जो फिलिपिनो ज़बान है वो मुझे नहीं आती। और बस वो उस लोरी सुनाती रहती थी उस बच्चे को और हाथ में लिए बैठी रहती थी। उसके हस्बैंड ने उससे बच्चे को छीनने की कोशिश की और वो उसको यही डर था कि ये औरत पागल होती जा रही है। और एक दिन उस बच्चे को बगैर मतलब उस औरत जैसी सोई तो उसको दफना दिया जाके। और उसके बाद जब वो औरत जागी तो वो मज़ीद पागल हो गई और वो अपने काम पे, दाई वाले काम पे दोबारा शुरू हो गई। जब वो औरत दाई अपना उसने मिडवाइफरी शुरू की तो उस गांव में फिर आहिस्ता-आहिस्ता पता लगने लगा कि बहुत ज़्यादा न्यूबॉर्न जो हैं बच्चे, वो मरने लगे हैं। और एक के बाद एक कनेक्शन फिर उसी औरत पे जा रहा था क्योंकि सब जगह वही कॉमन थी। उसके जब सब घर वाले और मतलब घर वाले क्या मतलब उसके गाँव वाले उसके घर पे पहुँचे कि आखिर ये औरत ही हर जगह कॉमन है, तो ये हमारे क्या नौमौलूद बच्चों को मार रही है या मतलब पैदाइश के वक़्त ही मार देती है, क्या कर रही है? तो जब सब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो अपने मुर्दा हस्बैंड और मुर्दा बच्चे को लिए बैठी हुई थी और वही गाना गा रही थी। गाँव वाले ख़ार में आके उसको वहीं पे मार दिया और वो फैमिली को वहीं पे दफ़न करके ख़त्म कर दिया। और अब वो कहते हैं कि इस गाँव में एक कहावत है कि जो लोग बच्चे को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते और उनके पास ये मतलब वसीले या कोई फंड्स नहीं हैं या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके थ्रू जो आने वाला बच्चा है उसको पाल सकें या कुछ और कर सकें, तो वो इसको याद करने लगते हैं, उसका गाना गाने लगते हैं, तो वो आके बच्चा उनका ले जाती है। और ये थी स्टोरी मागडलिना की, जो कि इन्होंने सुनाई, जिसके बेसिस पे ये कहती हैं कि वो जो हुआ उस रात वो हुआ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विद एवरीवन। एंड ये जो सेगमेंट था मैंने शुरू इसलिए किया है ताकि कुछ इधर उधर की भी कहानियाँ हैं, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया को ही ना लेके बैठे रहे। बहरहाल ये थी हमारी एपिसोड। आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं आप करें, लिंक्स आपको मिल जाएंगे सारे, आप उससे हमसे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, कुछ ऐड करना चाहें ऐड भी कर सकते हैं और दीगर तरीके से हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। बहरहाल दिस वाज जिनकास्ट 172 और उम्मीद है हम जल्द आपसे मिलेंगे विद द नेक्स्ट वन। कीप योर सबमिशंस गोइंग। अल्लाह हाफिज़।